इस कहानी के पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पे विजिट करके सुन सकते हैं। वही होटल के एक रूम में एक लड़की अपने आप को कुछ लड़कों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो लड़की कोई और नहीं देवांशी ही थी। देवांशी को देखकर ही मालूम चल रहा था वो हल्के नशे में है। देवांशी अपने आप को उन सभी से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नशे की वजह से उसके सेंसेस सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। अपने आप को होश में बनाए रखने के लिए देवांशी ने अपने होठों को तेजी से बाइट कर लिया। देवांशी की बाइट इतनी तेज थी जिससे उसके होठों से खून निकलने लगा, लेकिन साथ ही उस दर्द ने कुछ समय के लिए उसे पूरी तरह से होश में ला दिया था। देवांशी ने अपने साइड में खड़े लड़के की टांगों के बीच में एक तेज लात मारी, जिससे उस लड़के के लिए एक तेज चीख निकल गई। उस लड़के ने तुरंत देवांशी का हाथ छोड़ अपने पैरों के बीच वाले हिस्से को पकड़ लिया। देवांशी ने फुर्ती दिखाते हुए अपनी दूसरी साइड खड़े लड़के के बालों को पकड़ा और उसका सर हल्का सा नीचे करके उसके मुंह पर मार दिया। मुंह पर घुटना लगते ही वो लड़का अपने मुंह को पकड़ते हुए दूर जा गिरा। देवांशी का अटैक इतना स्ट्रांग था जिससे उस लड़के के नाक के साथ उसके आगे के दांत भी टूट गए। देवांशी ने अपनी जानलेवा नजरों से अपने सामने खड़े उन बचे दो लोगों की तरफ देखा जो पहले ही उसकी ताकत देखकर शॉक हो गए थे। देवांशी के पास ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि दवाई का असर उस पर हावी हो सकता था, इसीलिए उसने उस लड़कों पर भी हमला किया। देवांशी ने एक लड़की के पेट पर कसकर लात मारी, साथ ही दूसरे के फेस पर पंच, लेकिन थके होने की वजह से उसके वार में ज़्यादा ताकत नहीं थी। देवांशी ने समय को बर्बाद ना करते हुए उन दोनों पर और भी कई सारे वार किए, जिससे वो दोनों लड़के बेहोश हो गए। देवांशी ने उन्हें तो निपटा दिया था, लेकिन उस पर भी अब दोबारा से नशा छाने लगा था। उसे अब जल्द से जल्द कृतिका और गौरी के पास पहुंचना था। देवांशी ने जाकर रूम का डोर खोलने की कोशिश की, लेकिन डोर बाहर से लॉक था। अब उसे अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। आखिर क्यों वो अकेली आई? उसे गौरी और कृतिका को साथ लाना चाहिए था। तभी देवांशी ने देखा रूम का डोर खुल रहा है। देवांशी ने एक जल्दी से पास में टेबल पर रखा हुआ वास उठा लिया और दरवाजे से चिपकर खड़ी हो गई। रूम का दरवाज़ा खुला। देवांशी ने समय न बर्बाद करते हुए सामने वाले पर्सन पर अटैक किया। दरवाजे से गौरी और कृतिका आई थी। उन दोनों को देख देवांशी ने जल्दी से अपने हमले को रोक लिया। गौरी और कृतिका देवांशी को देख जल्दी से उसके पास आ गई। उन्होंने देवांशी को सहारा देते हुए पकड़ लिया। उन दोनों से जब देवांशी की हालत देखी और रूम में पड़े हुए उन चारों लड़कों को देखा, तो वो सब कुछ समझ गई। देवांशी, तुम ठीक हो? गौरी ने देवांशी की चिंता करते हुए कहा, लेकिन देवांशी पर अब नशा पूरी तरह हावी हो गया था। वो बिल्कुल भी उन्हें जवाब देने की हालत में नहीं थी। गौरी देवांशी की बिगड़ती हुई हालत को देख उसे सहारा देते हुए जल्दी से रूम से बाहर जाने लगी। कृतिका भी गौरी की मदद कर रही थी। वो अभी रूम से बाहर निकलकर कॉरिडोर में चल ही रहे थे, तभी उसकी नज़र सामने से आते हुए ऋषभ के दोस्तों पर गई। उन तीनों को देख एक लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, वो देख, ओ रही बचकर भाग रही है, पकड़ साली को। वो सभी उन तीनों की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन गौरी उनके और देवांशी और कृतिका के बीच में आ गई। गौरी ने अपने हाथों की उंगलियों को छिटकाते हुए कहा, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो चलने लायक नहीं बचोगे। लेकिन उन लोगों पर गौरी की धमकी का असर होने वाला कहाँ था। वो गौरी की वार्निंग को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगे। कृतिका को गौरी की चिंता हो रही थी, वो इन सबको अकेले कैसे संभालेगी। गौरी ध्यान से उनमें से एक लड़के ने गौरी की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ गौरी को छुपा था। उससे पहले ही गौरी ने उसे पकड़कर मोड़ दिया। इसी के साथ उस लड़की की एक चीख निकल गई। गौरी ने अब उन सभी लड़कों को मारना स्टार्ट किया। उसने कुछ ही पल में सभी लड़कों को ढेर कर दिया था। अब उनमें से एक भी लड़का खड़ा नहीं था। वो सभी जमीन पर पड़े धूल चाट रहे थे। गौरी अपने हाथों को झाड़ते हुए कृतिका की तरफ पलटी। अब तक देवांशी पूरी तरह से नशे में जा चुकी थी। गौरी उनकी तरफ आ ही रही थी, तभी कृतिका ने चिल्लाते हुए कहा, गौरी। गौरी कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे अपने सर पर तेज दर्द महसूस हुआ। गौरी ने अपने सर के पीछे हाथ रख लिया। गौरी को सर के बैक वाले हिस्से में बहुत दर्द हो रहा था। उसने पलटकर देखा तो ऋषभ का वो दोस्त जिसे उस दिन उसने पीटा था, हाथ में एक रॉड के साथ खड़ा था। उसने गौरी के सर के पीछे वार किया था। गौरी अपने आप को संभाल नहीं पाई और दर्द की वजह से बेहोश हो गई। अब सिर्फ कृतिका ही बची थी। वो अपनी डरी हुई नज़रों से उन सभी लोगों को देख रही थी। देखो, दूर रहो, प्लीज़ पास मत आना, प्लीज़ हमें जाने दो।
कृतिका अभी सामने खड़े उन लोगों को देख ही रही थी, तभी वो अपने पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। कृतिका ने पलटकर देखा तो ऋषभ इस समय कुछ लड़कों और प्रिया के साथ उस तरफ ही आ रहा था। नीचे गिरे हुए इतने सारे लोगों को देख ऋषभ ने अपने सर को ना में हिलाते हुए कहा, तुम लोगों से कुछ लड़कियां नहीं संभाली गई? किस काम के हो तुम? ऋषभ के दोस्त ने रॉड को साइड में फेंकते हुए कहा, तुम क्या जानते नहीं, ये लड़कियां नहीं, बवाल है बवाल। ऋषभ ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वहीं प्रिया तो जमीन पर गिरे हुए लोगों को देखकर बिल्कुल शॉक थी, लेकिन उन तीनों को पकड़े हुए देखकर वो बहुत खुश थी। प्रिया ने ऋषभ को देख एक स्माइल करते हुए कहा, चलो अब तुम मजे करो, तुम्हारी तो चांदी ही चांदी है, एक के साथ दो फ्री। कहते हुए प्रिया बहुत जोरों से हंसने लगी। प्रिया पलटकर वहां से चली गई। कृतिका देवांशी को उन सभी से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी उन लड़कों से लड़ नहीं पा रही थी। ऋषभ ने आगे बढ़कर कृतिका के पास से देवांशी को खींच लिया। देवांशी नशे में होने की वजह से अपने आप को बचा भी नहीं पा रही थी। प्लीज देवांशी को छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कृतिका ऋषभ से देवांशी को छोड़ने की विनती कर रही थी, लेकिन कृतिका की बातों को सुन ऋषभ जोरों से हंसने लगा। ऋषभ के दोस्तों ने कृतिका को भी पकड़ लिया। कृतिका ने अपने आप को उनसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए ये मुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ प्राइवेट रूम में अधीर, अबीर, शंकर और रियांश अभी भी वाइन पीते हुए आपस में बातें कर रहे थे। ऋषभ देवांशी को लेकर एक रूम में एंटर करता है। देवांशी पर भले ही नशा हावी हो गया था, लेकिन वो अभी भी ऋषभ को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी। ऋषभ के फेस पर एक खतरनाक स्माइल थी। आज वो देवांशी से अपनी बेइज्जती का बदला लेने वाला था। ऋषभ ने देवांशी को बेड पर धक्का दे दिया और समय न बर्बाद करते हुए देवांशी के ऊपर आ गया। ऋषभ के फेस पर देवांशी के शरीर को देखते हुए लस्ट साफ साफ देखी जा सकती थी। ऋषभ देवांशी की तरफ बढ़ने लगा, उसके फेस की तरफ झुकने लगा, लेकिन देवांशी बार बार अपना चेहरा इधर उधर कर रही थी। साथ ही वो अपने हाथों से ऋषभ को धक्का देने की कोशिश कर रही थी। ऋषभ को देवांशी की यूं बार बार सर हिलाने और धक्का देने से गुस्सा आ रहा था, और आखिर में उसका गुस्सा उसके काबू से बाहर हो गया। उसने देवांशी के गालों पर एक जोरदार तमाचा लगाते हुए कहा, साली नखरे तो देखो कितने कर रही है। थप्पड़ इतनी तेज थी जिससे देवांशी के होंठ फट गए, होंठों के किनारों से खून निकलने लगा, गाल कुछ ही पलों में लाल होकर सूज गया। साथ ही दर्द से देवांशी अपने सेंस में भी आ गई। ऋषभ को अपने ऊपर देख देवांशी अपनी पूरी ताकत से उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके शरीर में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। ऋषभ के फेस पर देवांशी को यूं स्ट्रगल करते हुए देखकर स्माइल बढ़ती हुई जा रही थी। तभी ऋषभ का ध्यान देवांशी की बालों की तरफ गया, जहां पर लाल रंग लगा हुआ था। साथ ही उसने देवांशी के गले में मंगलसूत्र देखा तो वो पूरी तरह से शॉक हो गया। उसे कुछ पल अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। देवांशी शादीशुदा है, लेकिन अगले ही पल ऋषभ के फेस पर वापस से स्माइल आ गई। देख, अब मैं तुझे किसी के भी लायक नहीं छोड़ूंगा, तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। ऋषभ की बातों को सुनते हुए देवांशी के शरीर ने अब डर से कांपना स्टार्ट कर दिया था। आज एक बार फिर से उसके साथ वही हो रहा था। वो अब चाहती थी अभी जल्द से जल्द आकर उसे बचा ले, क्योंकि उसके अंदर अब बिल्कुल भी ताकत नहीं थी और लड़ने की। ऋषभ ने देवांशी की ड्रेस को पकड़ उसे एक झटके में उतार दिया। अब ऋषभ के सामने देवांशी ब्लैक इनम में थी। देवांशी की उस सुंदर बॉडी को देख ऋषभ पागल हुए जा रहा था, लेकिन वो और आगे बढ़ जाता उससे पहले ही रूम का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुल गया। ऋषभ ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर अबीर खड़ा हुआ था। उसकी आंखें लाल थी, हाथों की मुठ्ठियां बनी हुई थी, चेहरा गुस्से से काला पड़ा हुआ था। अबीर इस समय बहुत खतरनाक लग रहा था। अबीर के पीछे ही शंकर अपने हाथों में बेहोश गौरी को उठाए हुए था। साथ ही रियांश और ऋचा भी खड़े हुए थे। वो यहाँ कैसे आई ये जानने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। अबीर और बाकी सभी अपने प्राइवेट रूम में बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। तभी अधीर के मोबाइल पर रिंग करने लगा। अधीर ने मोबाइल निकाल कर देखा तो उस पर माई वाइफ शो हो रहा था। अधीर उस नंबर को तुरंत पहचान गया। उसने आज ही कृतिका को नया मोबाइल और सिम दी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कृतिका इस समय उसे कॉल क्यों कर रही है। अधीर ने कॉल को उठाकर उसे अपने कान से लगा लिया, लेकिन दूसरी तरफ से आती हुई आवाज़ों को सुन अधीर की पकड़ मोबाइल पर तेज हो गई। दूसरी तरफ से कृतिका की आवाज़ सुनाई दे रही थी, प्लीज़ कृतिका को छोड़ दो, कृतिका ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। कृतिका को जब वो लड़के रूम में ले गए तब कृतिका ने अपने आप को बचाने और मदद के लिए अधीर को कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कृतिका के हाथों से वो मोबाइल छीन कर फेंक दिया। पर तब तक अधीर को
का कॉल लग चुकी थी। रूम में शांति होने की वजह से अबीर और बाकी सभी ने भी दूसरी तरफ की आवाज़ें सुन ली थी और उन्हें समझ आ गया था कुछ हुआ है। अधीर अपनी जगह से खड़ा हुआ और तेज़ कदमों से बाहर जाने लगा। वो अपने ऊपर ही गुस्सा कर रहा था। उसे कृतिका के पीछे बॉडीगार्ड्स को लगाना चाहिए था। मिस्टर राजवंशी, कोई परेशानी है? अबीर ने अधीर को पीछे से आवाज़ लगाने की कोशिश की, लेकिन अधीर बिना कोई जवाब दिए सीधे ही रूम से बाहर निकल गया। अबीर और बाकी सभी भी अधीर के पीछे जाने लगे। अधीर ने पूरे होटल में अपने बॉडीगार्ड्स को फैला दिया था कृतिका को ढूंढने के लिए। साथ ही वो कॉल पर अभी भी कृतिका की बातें, उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनता जा रहा था। अधीर की बॉडी पहली बार डर से कांप रही थी। वो बस कैसे भी करके कृतिका के पास पहुंचना चाहता था। अभीर को भी सभी बात पता चल गई, इसीलिए उसने भी अपने बॉडीगार्ड्स को कृतिका को ढूंढने के लिए लगा दिया था। पूरे होटल को बॉडीगार्ड ने सील कर दिया था। वो ना किसी को बाहर जाने दे रहे थे और ना ही अंदर। अभीर और सभी अभी कृतिका को ढूंढ ही रहे थे, तभी उनकी नज़र हॉल में खड़ी ऋचा पर गई, जो परेशान थी। उनमें से कोई भी ऋचा को नहीं पहचानता था, लेकिन ऋचा शंकर को जानती थी, क्योंकि उसने कई बार शंकर को गौरी को ड्रॉप करते हुए देखा था। ऋचा जल्दी से शंकर के पास आ गई। वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। आप गौरी के बॉयफ्रेंड हो ना? गौरी, कृतिका और देवांशी इस समय खतरे में है। प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए। ऋचा देवांशी से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह प्रिया ने प्लान किया था। उसने प्रिया को रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाई और ना ही वो ऋषभ को रोक सकती थी, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन का बेटा था। गौरी और देवांशी का जिक्र आते ही अबीर के साथ शंकर और रियांश भी परेशान हो गए। वो लोग जल्दी से ऋचा को फॉलो करने लगे। इस समय तक वो चारों ही बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुके थे। ऋचा ने उन्हें 3 कमरों की तरफ इशारा कर दिया। अबीर के साथ सभी आगे बढ़े। उन्होंने एक बार भी डोर नॉक करने के बारे में सोचा नहीं, बल्कि सीधा उसे तोड़ दिया। अधीर ने दरवाजे को इतनी तेज लात मारी जिससे वो सीधे टुकड़ों में बिखर गया। अंदर का नज़ारा देखते ही अधीर की आंखों में खून उतर आया, हाथों की नसें फूल गई। अंदर कृतिका बेड पर छटपटा रही थी और 2 लड़के उसके ऊपर मौजूद थे। कृतिका की अपर बॉडी के कपड़े गायब थे और वो बस रोई जा रही थी। दूसरी तरफ अभीर ने जब देवांशी को उस कंडीशन में देखा तो एक पल गवाए बिना ऋषभ की तरफ आगे बढ़ा। ऋषभ कुछ समझ पाता उससे पहले ही ऋषभ के मुंह पर एक पंच आकर लगा और वो दूर जाकर गिरा। शंकर या किसी ने भी रूम के भीतर देखने की कोशिश नहीं की थी। अभीर गुस्से में लगातार ऋषभ के मुंह पर पंच मारे जा रहा था। उसने कुछ ही पलों में ऋषभ की हालत खराब कर दी थी। ऋषभ जब अभीर की मार से बेहोश हो गया तो उसे छोड़कर जल्दी से देवांशी के पास आ गया। अभीर ने देवांशी को अपने कोट से कवर कर दिया, साथ ही अपने सीने से लगा लिया। अभीर की टच महसूस होते ही देवांशी ने भी अभीर की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस उसकी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। अबीर का दिमाग इस समय गुस्से से फटा जा रहा था, लेकिन साथ ही उसके लिए इस समय सबसे ज़रूरी था देवांशी को संभालना। अबीर देवांशी को अपनी गोद में लेकर रूम से बाहर निकला। रियांश भी उसी समय दूसरे रूम से बाहर आया। उसके हाथों से खून टपक रहा था, लेकिन ये खून उसका नहीं था, बल्कि ये उस लड़के का था जो गौरी के साथ रूम में ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। गौरी अभी भी बेहोश थी। अधीर ने जब कृतिका को उस हाल में देखा, उसका गुस्सा उसकी आपे से बाहर हो गया था। अधीर ने बिना एक पल भी गवाए उन लड़के के पीछे से उनकी गर्दन से पकड़कर बेड से नीचे फेंक दिया। अधीर ने एक लड़के के मुंह पर मुक्का मारा। अधीर का मुक्का इतना तेज था जिससे उस लड़के के एक बार में ही मुंह के सारे दांत टूट गए, साथ ही वो तुरंत बेहोश हो गया। अपने दोस्त की हालत देख दूसरे लड़के ने पीछे से अधीर पर हमला करने की कोशिश की। वो तेजी से अधीर की तरफ भागा और उसे मारने के लिए टेबल पर रखा बांस उठा लिया, लेकिन वो अधीर को मार पाता उससे पहले ही अधीर फुर्ती दिखाते हुए पीछे पलट गया। अधीर ने एक हाथ से उस लड़के की गर्दन पकड़ ली, साथ ही दूसरे हाथ से उस हाथ को जिससे उसने बॉस को पकड़ा हुआ था। अधीर ने उसके हाथ को धीरे धीरे ट्विस्ट करना स्टार्ट किया। कुछ ही समय में उस लड़के के हाथ की हड्डियां टूटने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अधीर की गर्दन पर मजबूत पकड़ से वो लड़का चिल्ला भी नहीं पा रहा था और आखिर में दम घुटने से वो बेहोश हो गया। अधीर अभी भी उस लड़के के हाथ को ट्विस्ट किए जा रहा था, तभी उसके कानों में कृतिका की रोने की आवाज़ सुनाई दी। अधीर को जैसे ही कृतिका का ख्याल आया, उसने तुरंत ही उस लड़के को छोड़ दिया। अधीर ने बेड की तरफ देखा जहाँ पर कृतिका लेटी हुई थी। उसकी अपर बॉडी नेक थी, पूरे शरीर पर खरोंचने के निशान थे, गाल भी सूजे हुए थे। मुंह से सिर्फ हल्की-हल्की आवाज़ें निकल रही थी। अधीर जल्दी से कृतिका के पास आ गया। अधीर ने हाथ बढ़ाकर उसे कृतिका के गाल पर रखा। गाल पर किसी का टच फील होते ही कृतिका की पूरी बॉडी काँपने लगी। कृतिका ने मुश्किल से अपनी आँखों को खोलकर सामने देखा। अधीर के फेस को देखते कृतिका का शरीर डर से बुरी तरह से काँपने लगा। "द द दूर रहो, कृतिका से दूर रहो, प्लीज़, कृतिका को छोड़ दो।"
कृतिका के पास मत आना। कृतिका अधीर को भी नहीं पहचान रही थी। वो पूरी तरह से डरी हुई थी। कृतिका को पैनिक करता देख अधीर ने जल्दी से उसे अपने गले से लगा लिया। साथ ही वो कृतिका के बालों को सहलाने लगा। कृतिका शांत हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। कोई तुम्हें कुछ नहीं कर रहा है। अधीर की आवाज़ से कृतिका जल्दी ही अपने सेंस में वापस आ गई। कृतिका ने अधीर को टाइटली गले लगा लिया, साथ ही उसने उसे हग भी कर लिया। वो बुरी तरह से रो रही थी। वो लोग बहुत बुरे हैं। उन्होंने कृतिका को गंदे तरीके से छुआ। उन्होंने कृतिका को गंदा कर दिया। कृतिका की आंखों से निकलता हर आंसू अधीर के अंदर की आग को बढ़ा रहा था। वो उसके गुस्से को हवा दे रहा था। अधीर ने कृतिका के बैग को सहलाते हुए आराम से कहा, बस बस चुप हो जाओ, देखो अब मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। चलो रोना बंद करो। कृतिका का रोना अब सिसकियों में बदल गया था। धीर ने कृतिका को अच्छे से अपने ब्लेजर से कवर कर दिया। उसके बाद उसे गोद में उठाकर रूम से बाहर निकल गए। बॉडीगार्ड रूम के बाहर ही खड़े हुए थे और अधीर के आने का इंतजार कर रहे थे। बॉडीगार्ड्स ने उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगे। अधीर कृतिका के साथ होटल से बाहर निकल गया। अबीर भी दिवांशी को लेकर चला गया। नशे की वजह से दिवांशी पहले ही बेहोश हो चुकी थी। गौरी को भी उनके साथ ही एएस बुला ले गए क्योंकि घर पर दादी उसकी ऐसी हालत देखकर चिंता करती। अबीर और बाकी सभी वहां से निकल गए। साथ ही रियांश ने बॉडीगार्ड से रसब को पकड़कर उसे और उसके दोस्तों को ले जाने को कह दिया था क्योंकि उसने जो किया है उसकी सजा उसे इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली थी। रियांश जानता था रसब की मौत बहुत दर्दनाक होने वाली है। अबीर की कार एएस विला के सामने आकर रुकी। गार्ड ने जल्दी से उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। सभी कारें एक साथ वला में एंटर हुई और मेन डोर के सामने जाकर रुक गई। कार्स ने आगे बढ़कर अभीर और बाकी सभी के लिए कार्स की डोर को खोल दिया। अभीर दिवांशी को अपनी गोद में लेकर कार से बाहर निकला। अभीर के पीछे ही शंकर भी गौरी के साथ कार से बाहर निकला। उन्हीं के पीछे रियांश भी। अभीर बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे वला के अंदर चला गया और सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम में चला गया। शंकर गौरी को लेकर अपने रूम की तरफ जा रहा था। तभी रियांश ने उसे रोकते हुए कहा, गौरी का ध्यान अब मैं रख लूंगा, तुम जा सकते हो। रियांश की बात सुन शंकर के जाते हुए कदम रुक गए। उसने पलट कर रियांश की तरफ देखा। शंकर का फेस बहुत ज्यादा सीरियस था। रियांश शंकर के फेस को देखते ही समझ गया था वो क्या कहना चाहता है। शंकर ने अपनी भारी आवाज में रियांश से कहा, मैं गौरी का ध्यान रख लूंगा। शंकर की आवाज इस समय बहुत खतरनाक थी लेकिन धीमी थी। रियांश का फेस भी अब सीरियस हो गया। उसने शंकर को घूरते हुए कहा, मेरी बहन का ध्यान रखना, अगर तेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शंकर ने रियांश की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और गौरी को लेकर अपने रूम में चला गया। अबीर दिवांशी को लेकर अपने रूम में आया। आराम से बेड पर सुलाकर अबीर अपने क्लोजेट में गया और वहां से अपनी एक टी शर्ट लेकर दिवांशी के पास आ गया। अबीर ने वो टी शर्ट दिवांशी को पहना दी। उसके बाद साइड ड्रॉर से एक ऑइंटमेंट निकाल कर उसे दिवांशी के गालों पर हल्के हाथ से अप्लाई करने लगा। अबीर की उंगलियों की दिवांशी के गाल से छूते ही दिवांशी के मुंह से बेहोशी की हालत में ही हल्की सी आह निकल गई। देवांशी की आहें सुनते ही अभय ने जल्दी से अपने हाथों को पीछे खींच लिया। उसका गुस्सा देवांशी की चोट को देखते हुए हर पल बढ़ता जा रहा था। अभय ने दोबारा देवांशी के गाल पर दवाई लगाना स्टार्ट किया। इस बार वो और ज़्यादा आराम और केयर से ऑइंटमेंट अप्लाई कर रहा था। देवांशी को दवाई लगाने के बाद अभय ने देवांशी को अच्छी तरह से ब्लैंकेट से कवर किया। साथ ही अभय ने देवांशी के चारों तरफ से पिलो से एक दीवार बना दी ताकि वो नींद में बेड से नीचे न गिर जाए और रूम की लाइट को हल्का डीम करके रूम से बाहर निकल गया। अभीर तेज कदमों से नीचे लिविंग हॉल में आया। उसका ऑरा अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया था। अभीर विला से बाहर जाने लगा। रियांश जानता था अभीर इस समय कहाँ जा रहा है, इसीलिए वो भी अभीर के पीछे जाने लगा। अधीर कार की बैक सीट पर बैठा हुआ था। कृतिका अधीर की गोद में बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। वो ना ही कुछ बोल रही थी ना ही वो हिल रही थी। कृतिका ने अपना सर अधीर के सीने पर टिकाया हुआ था और अधीर की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भरा हुआ था। अधीर का एक हाथ कृतिका के कमर पर था और दूसरा लगातार कृतिका के बालों को सहलाया जा रहा था। कृतिका का शांत होना आज अधीर को बहुत खल रहा था। वो चाहता था कृतिका पहले की तरह ही उससे बातें करे, उसके सामने हंसे। कुछ ही समय में उनकी कार ब्लॉक के सामने रुकी। अधीर कृतिका को गोद में लेकर कार से बाहर निकला। अधीर कृतिका को ऊपर अपने रूम में लेकर आया। अधीर ने आराम से कृतिका को बेड पर बिठाया और पलट कर जाने लगा। कृतिका ने जब देखा अधीर उससे दूर हो रहा है, उसने अधीर की शर्ट पर अपनी पकड़ को और टाइट कर दिया। साथ ही कृतिका ने अपने हाथों को अधीर के चारों तरफ लपेट दिया। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी अधीर उसे अकेला छोड़कर जाए। कृतिका की पकड़ टाइट करते ही अधीर अपनी जगह पर रुक गया। वो समझ गया था कृतिका डर रही है।
अधीर कृतिका के पास ही बेड पर बैठ गया। अधीर ने अच्छे से कृतिका को बेड पर सुलाया और उसे ब्लैंकेट से कवर करके कृतिका के बालों को सहलाने लगा। कृतिका अपनी आंखों से लगातार अधीर के चेहरे को देख रही थी। अधीर का फेस एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन उसकी आंखों में कृतिका अपने लिए प्यार और चिंता साफ साफ देख सकती थी। अधीर ने कृतिका की आंखों को अपने हाथ से बंद कर दिया। वो चाहता था वो सो जाए, ताकि वो आज जो हुआ उसके बारे में ज्यादा ना सोचे। कृतिका भी जल्दी ही नींद में चली गई। अभी ये थकावट की वजह से था या अधीर के प्यार और केयर की वजह से। कृतिका के सोते ही अधीर कृतिका के पास से खड़ा होने लगा, लेकिन कृतिका ने अभी भी उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भरा हुआ था। अधीर ने कृतिका के हाथ से अपनी शर्ट को छुड़ाया और रूम से बाहर निकल गया। उसका ऑरा एक बार फिर से खतरनाक हो गया था। अबीर रियांस एक बार फिर से अपने सीक्रेट बेस पर आ गए थे, जहां पर वो लोगों को उनके किए की सजा दिया करते थे। अबीर और रियांस कार से बाहर निकले और सीधे विला के अंदर जाने लगे। अबीर का फेस इस समय बहुत सख्त था। अबीर सीधे ही एक रूम के सामने आया। रूम के बाहर मौजूद गार्ड ने अबीर को देखते हुए जल्दी से रूम का दरवाजा खोल दिया। रूम के भीतर से किसी के बार बार दर्द से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अबीर और रियांस रूम में अंदर आए तो वहां पर रसब और उसके दोस्तों को चैन से उल्टा लटकाया गया था। साथ ही उन्हें मारा जा रहा था। उनके शरीर पर चोटों के निशान थे और उससे भी ज़्यादा उन सभी का चेहरा लेफ्ट साइड से सजा हुआ था। साथ ही वो जला हुआ भी था। ऋषभ ने देवांशी के लेफ्ट चीक पर थप्पड़ मारा था, इसीलिए अबीर ने उनके लेफ्ट गाल को चिलवाया था। एक गार्ड जल्दी से अबीर के बैठने के लिए एक चेयर लेकर आया। अबीर चेयर पर बैठ गया। साथ ही उसने हाथ के इशारों से गार्ड को रुकने को कहा। अबीर का इशारा मिलते ही सभी गार्ड रुक गए और दूर जाकर खड़ा हो गए। ऋषभ और बाकी सभी की हालत इस समय बहुत खराब हो चुकी थी। शरीर में होता वो असहनीय दर्द। वो अपनी आंखों को मुश्किल से खोल पा रहे थे। ऋषभ ने अपनी आंखों को मुश्किल से खोलते हुए सामने बैठे अबीर को देखा। उल्टा लटके होने के कारण उसे सब कुछ उल्टा दिख रहा था, इसीलिए उसे कुछ समय लगा अबीर को पहचानने में। अबीर को पहचानते ही ऋषभ के फेस पर डर से पीला पड़ गया। होटल में वो अबीर के फेस को अच्छी तरह नहीं देख पाया था, क्योंकि उसे मौका ही नहीं मिला था। लेकिन अब अबीर का यहाँ होने का सिर्फ एक ही मतलब था, देवांशी किसी और की नहीं बल्कि अबीर ओबरॉय की वाइफ है। उसे अब अबीर में अपनी मौत नजर आ रही थी। उसने सुना था अबीर कितना बेरहम इंसान है। ऋषभ ने अबीर के सामने अपने हाथों को जोड़ भीख मांगते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ऋषभ अबीर से अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन अबीर के एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस थे। वो उसे जिंदा तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था, बल्कि वो ये सोच रहा था वो इसे किस तरह से मारे। ऋषभ भी अबीर के सीरियस एक्सप्रेशन देख समझ गया था, वो उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ऋषभ के दोस्त भी अबीर से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। रियान अबीर के पीछे खड़ा उन्हें घूर रहा था। वो उन सभी को अपने हाथों से मारना चाहता था। वो अभी अबीर से अपनी जान की भीख मांग ही रहे थे, तभी उन्हें बाहर से एक साथ कई कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। कोई कुछ समझ पाता कौन आया है। तभी रूम का दरवाजा खुला और अधीर अपने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ रूम में एंटर किया। अधीर के रूम में एंटर करते ही एक नज़र अबीर को देखा, उसके बाद उसने अपनी नज़रों को ऋषभ की तरफ घुमा दिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। अबीर ने इशारे से ही गार्ड को एक और चेयर लाने को कह दिया था। गार्ड जल्दी से एक चेयर लेकर आए, उसे अधीर के पीछे रख वापस अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए। ऋषभ अधीर को वहां देख हैरान था, लेकिन अबीर के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले थे। अधीर ने ऋषभ को घूरते हुए अपनी शांत आवाज में अबीर से कहा, मिस्टर ओबरॉय क्या इन्हें मैं मार सकता हूँ? अधीर की बात सुनते ही अबीर के फेस पर एक एवल स्माइल आ गई। अबीर ने ऋषभ को घूरते हुए कहा, मिस्टर राजवंशी लगता है मुझे आपको ना करना होगा, क्योंकि इसे मैं अपने हाथों से मारूंगा ताकि इसकी रूह तक को भी मालूम चले इसने किसकी वाइफ को हाथ लगाया है। अबीर की बात सुन शांत हो गया। अधीर ने कुछ पल सोचने के बाद अबीर से कहा, मिस्टर ओबरॉय तो ये बचे हुए लोग मुझे चाहिए। अबीर ने इस बात पर अपना सर हाँ में हिला दिया। उसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहीं ऋषभ और उसके दोस्तों की हालत तो बकरी जैसी हो गई थी, जिन्हें सामने बैठे लोग किस तरह मारना है डिस्कस कर रहे थे। अधीर ने अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। अधीर के इंस्ट्रक्शन मिलते ही बॉडीगार्ड जल्दी से वहां से चला गया। कुछ समय बाद गार्ड अपने साथ कई सारे पेट्रोल की कैन लेकर रूम में आए। गार्ड ने ऋषभ के सभी दोस्तों को तेजी से चिल्लाने लगे, अपनी जान की भीख मांगने लगे, लेकिन गार्ड्स ने जल्दी ही उनके मुंह को बंद कर दिया ताकि वो ज्यादा शो न कर सके। वो सभी अपनी डरी हुई आंखों से अधीर और अबीर को देख रहे थे, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गार्ड ने बिना एक भी पल देरी किए उन लोगों का काम तमाम कर दिया। ऋषभ के दोस्त दर्द से चिल्लाने लगे। ऋषभ अपनी आंखों के सामने ही अपने दोस्तों को ये हालत देख रहा था।
लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय देखने के। ऋषभ की आंखों में डर से आंसू आ गए थे। साथ ही उसने अपनी पैड को भी गीला कर दिया था। वो सोच भी नहीं सकता था उसकी मौत कितनी खतरनाक होगी। ऋषभ के दोस्तों के मरने के बाद अबीर ने रियांस को कुछ इशारा किया तो रियांस रूम से चला गया। वो अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर अंदर आया और उसे बॉडीगार्ड को पकड़ा दिया। गार्ड ने वो बॉक्स खोला तो उसके भीतर एक शीशी में ब्लू कलर का लिक्विड भरा हुआ था, साथ ही एक इंजेक्शन था। गार्ड ने वो लिक्विड इंजेक्शन में भरा और उसे ऋषभ की गर्दन में लगा दिया। ऋषभ के इंजेक्शन लगते ही तेजी से चिल्लाने लगा, लेकिन उसने महसूस किया उसे कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन 5 मिनट बाद उसे अपने शरीर में दर्द होना स्टार्ट हुआ और बढ़ते पल के साथ वो दर्द बढ़ता जा रहा था। अरे सबके लिए उसे सहन करना नामुमकिन था। आखिर में वो शांत हो गया। अबीर अपनी चेयर से खड़ा हुआ। अबीर के साथ ही अधीर भी अपनी चेयर से खड़ा हुआ और बाहर की तरफ निकलने लगे। वो दोनों विला से बाहर निकले और अपनी कार में बैठ वहां से निकल गए। अबीर और रियांस वापस एस विला आ गए थे। अबीर सीधे ही अपने रूम में चला गया। रियांस भी अपने रूम में सोने के लिए चला गया। रूम में एंटर करते ही अबीर की सबसे पहले नजर दीवानसी पर गई, जो उसकी तकियों की बॉर्डर तक पहुंच गई थी। अगर अबीर पिलो नहीं लगाता तो दीवानसी पक्का हमेशा की तरह बेड से नीचे गिर जाती। अबीर दीवानसी के पास खड़ा होकर दीवानसी के फेस को प्यार से निहारने लगा। कुछ पल दीवानसी के फेस को देखने के बाद वो बाथरूम में चला गया। वो एक शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकला। अबीर सीधे क्लोजेट में चला गया। वो नॉर्मल कपड़े पहनकर क्लोजेट से बाहर आया और दीवानसी को अपने सीने से लगाकर सो गया। अमेरिका, एक बिल्डिंग जो दिखने में बहुत ही पुरानी थी। वो एक वेयर हाउस था जो शायद कई समय से बंद पड़ा हुआ था। वेयर हाउस के बाहर एक कार आकर रुकती है। उसमें एक काले कपड़े पहना हुआ इंसान स्ट्रेट फेस के साथ बाहर निकलता है। वो इंसान उसे वेयर हाउस के अंदर जाने लगता है। वो इंसान जैसे ही वेयर हाउस के अंदर कदम रखता है, उसे खून की तेज महक महसूस होती है। वो अपनी नजरें चारों तरफ घुमाकर देखता है तो उसकी नजरें आस-पास पड़ी हुई बॉडी पर जाती है। उन सभी बॉडी पर कई कट के निशान थे। उन्हें बहुत बुरी तरह से कट लगाया गया था। साथ ही वहाँ पर किसी के सीटी बजाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, जो उस माहौल को और भी ज़्यादा खतरनाक बना रही थी। वो इंसान जैसे ही वेयर हाउस के अंदर जा रहा था, वहाँ पर उसे और भी कई सारे बॉडी मिलती जा रही थी। साथ ही हर जगह पर खून के निशान थे। कोई भी उस जगह को देखकर साफ बता सकता था, यहाँ पर थोड़ी देर पहले क्या हुआ है। जो किसी एक आदमी का काम बिल्कुल नहीं हो सकता था। आखिर वो इंसान वेयर हाउस के अंदर पहुंच ही जाता है। अपने सामने का नज़ारा देख वो इंसान जो इतनी बॉडी के बाद भी शांत था, उसकी बॉडी भी डर से कांप जाती है। उसके सामने इस समय बॉडी की ढेर था, जिसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ सीटी बजा रहा था। उस सीटी की आवाज़ पूरी एरिया में गूंज रही थी, जो माहौल को बहुत ज़्यादा डरावनी बना रही थी। ऊपर से वो बॉडी बॉडी के ऊपर बैठा इंसान पूरी तरह से खून से भीगा हुआ था, और जो चीज़ उसे और भी ज़्यादा डरावना बना रही थी, वो थी उस इंसान के फेस पर स्माइल। वो इंसान जो अभी-अभी आया था, उसने डरते हुए अपने सामने बैठे इंसान से कहा, "साइकोपैथ इंडिया से खबर है।" उसकी आवाज़ बहुत डरी हुई थी। ये इंसान जो सामने बैठा हुआ था, वो कोई और नहीं, साइकोपैथ था। साइकोपैथ ने सामने वाले इंसान की बात सुन सीटी बजाना बंद कर दिया। साथ ही उसके चेहरे की वो स्माइल भी गायब हो गई थी। वो अब बुरी तरह से अपने सामने खड़े इंसान को घूर रहा था। साइकोपैथ की उन खतरनाक नज़रों को देख उस इंसान की बॉडी ने डर से बुरी तरह काँपना स्टार्ट कर दिया था। तभी साइकोपैथ ने दोबारा स्माइल करना स्टार्ट कर दिया। गुड, वेरी गुड कहते हुए बहुत ज़ोरों से हँसने लगा। उसकी हँसी की आवाज़ पूरी जगह में गूंज रही थी, जो माहौल को बहुत ज़्यादा डरावना बना रही थी। अगले दिन गौरी की नींद अपने चेहरे पर पड़ती सूरज की रोशनी से खुली। गौरी को अपने सर में तेज दर्द महसूस हो रहा था, इसीलिए उसने अपने एक हाथ को अपने सर पर रख लिया। गौरी अपने सर को अपने हल्के हाथों से दबा रही थी। तभी उसे महसूस हुआ उसने इस समय कुछ भी नहीं पहने हैं। साथ ही वो अपनी कमर पर किसी की भारी हाथ भी महसूस कर सकती थी। गौरी ने ब्लैंकेट उठाकर देखा तो इस समय सिर्फ अपने कुछ कपड़ों में थी। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी उसे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। गौरी ने अपना सर घुमाकर देखा तो उसे शंकर का सोता हुआ चेहरा दिखाई दिया। सूरज की रोशनी पड़ने से शंकर का फेस इस समय चमक रहा था। गौरी अपने आप को शंकर के चेहरे में खोता हुआ महसूस कर सकती थी। तभी गौरी को रियलाइज हुआ वो इस समय किस हालत में है और शंकर उसके कितने नजदीक है। गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। शंकर ने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दिया। उसकी नजरें गौरी के लाल चेहरे पर गई तो उसने जल्दी से गौरी के फोरहेड पर हाथ रख उसे टच करते हुए कहा, गौरी तुम ठीक तो हो ना? और तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तुम्हें बुखार है? गौरी को शंकर की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो उस पर चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। गौरी ने जल्दी से शंकर के हाथ को अपनी कमर से हटा दिया और अपने आप को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लिया। गौरी ने शंकर के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, आप यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हैं?
गौरी का सवाल सुन शंकर ने पूरे रूम को देखते हुए आराम से कहा, ये तुम्हारा नहीं मेरा कमरा है और इस समय हम ओबरॉय विला में नहीं हैं। और मेरे कपड़े कहाँ हैं? मैं आपके साथ यूं? गौरी आगे के शब्द शर्म की वजह से कह नहीं पाई। शंकर ने गौरी को ब्लैंकेट सहित अपनी तरफ खींचा। गौरी के गाल को प्यार से सहलाते हुए कहा, मैंने रात को तुम्हारे कपड़े चेंज कर दिए थे। क्यों? शंकर ने गौरी की नाक पर हल्का सा किस करते हुए कहा, अब मैं कपड़ों के साथ तो तुम्हारे साथ वो नहीं कर सकता था ना? गौरी ने हकलाते हुए कहा, क्या क्या नहीं कर सकते थे आप? शंकर ने एक आंख मारते हुए कहा, वही जो एक लड़का और लड़की के बीच में होता है। गौरी ने अपनी आंखों को छोटा कर शंकर को घूरते हुए कहा, अपनी बकवास बंद कीजिए और हटिए मेरे ऊपर से। मैं तो कल रात देवांशी दी और कृतिका के साथ थी। उसके बाद किसी ने मेरे सर पर पीछे से वार किया और मैं बेहोश हो गई। 1 मिनट, देवांशी और कृतिका कहाँ हैं? क्या वो दोनों ठीक है? मुझे उनके पास जाना होगा। शंकर ने गौरी को शांत करते हुए कहा, वो दोनों ठीक है, इसलिए चिंता मत करो। भाभी भी यहीं है, तुम उनसे बाद में मिल सकती हो, इसीलिए अब फ्रेश हो जाओ। देवांशी और कृतिका ठीक है, ये सुन गौरी को अब थोड़ी तसल्ली आई, वरना वो तो घबरा चुकी थी। गौरी ने अब वापस शंकर को घूरते हुए कहा, और आपने बताया नहीं, आपने मेरे कपड़े क्यों चेंज किए? फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया है। मेरे कहने का मतलब था कि मेरा चैनल सस्पेंड हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस स्टोरी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें मैं रीड नहीं कर सकती, जो वाईटी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, लेकिन आप लोग इसे रीड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें इस वक्त आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप हमारे हर वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको यकीन नहीं है कि हमारा चैनल सस्पेंड हुआ है, तो आप पोस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने पोस्ट डाल दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।